दिस इज अंशु और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोसिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में क्या क्या जानना है, सिर्फ वही बातें यहाँ बताई जाएंगी जो आप एग्जाम में जाके लिख के आएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है और जिसको लिख के आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में। तो हमने इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट पढ़ा था, एक बायोटिक और दूसरा एबायोटिक। बायोटिक के अंतर्गत हमने प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर्स को देख लिया है। आज हम देखेंगे एबायोटिक फैक्टर्स को। तो इसमें देखिए हमें कितने फैक्टर्स को पढ़ना है ये देखिए। तो सबसे पहले तो एक फैक्टर है जिसका नाम है टेम्परेचर, जिसको कि आप तापमान बोलते हो। तो एक फैक्टर हमारा हो गया टेम्परेचर, तापमान, ये एबायोटिक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर आपको जानना है वो है वाटर, पानी, जल भी हमारा एक एबायोटिक फैक्टर का ही एग्जाम्पल है। तीसरा है लाइट, प्रकाश, ये भी एक एबायोटिक फैक्टर है। और चौथा हमें जानना है सॉइल के बारे में कि सॉइल क्या है, तो एबायोटिक फैक्टर है। इन चारों के बारे में हमें थोड़ा सा ये समझना होगा कि कैसे किसी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट को या फिर कैसे किस जगह पे कितनी स्पीसीज पाई जाएंगी, इस पे इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वही हमें जानना है। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर हो, वाटर हो, लाइट हो, सॉइल हो, ये चारों मिलकर डिसाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में कौन सा ऑर्गेनिज्म रहेगा, किस टाइप का वेजिटेशन होगा वहां पे, कैसे प्लांट उगेंगे, कैसे ऑर्गेनिज्म रहेगा। जैसे जहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा, जैसे डेजर्ट एरिया ले लीजिए, तो वहां पे जो नॉर्मल हम आम उगाते हैं घर पे, वो वाले जो प्लांट है वो नहीं पाए जाएंगे, यहाँ कैक्टस लाइक प्लांट मिलेंगे। वाटर है तो वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो उन ऑर्गेनिज्म को अगर आप कहीं और लेके चले जाइए तो उनका जो लाइफ है उस पर भी गलत या एडवर्स इफेक्ट आएगा। सेम कंडीशन लाइट के लिए है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा लाइट की जरूरत है, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कम लाइट में ही ग्रो कर जाते हैं। तो लाइट हो गया या सॉइल, सबका अलग अलग रोल होता है कहीं के वेजिटेशन या वहां के ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने में। तो हम पहले टेम्परेचर को देखते हैं कि टेम्परेचर के बारे में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो लाइन आप ये लिखेंगे कि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर। मतलब कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये चारों दिए हो किसी ऑप्शन में कि टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल, इन चारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा फैक्टर है जो कहीं के वेजिटेशन को के ऊपर इंपैक्ट डालेगा, तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए टेम्परेचर या फिर तापमान। तापमान सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर। इसके अलावा आप ये देखोगे कि टेम्परेचर के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को दो टाइप में बांटते हैं। एक ऑर्गेनिज्म है जिसको आप बोलोगे यूरीथर्मल, इसी से क्वेश्चन बनेगा आपका, यूरीथर्मल। और एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको बोला जाता है स्टीनोथर्मल, स्टीनोथर्मल। अब ये जो नाम है यूरी और स्टीनो, ये बस याद कर लो। इसके बाद अगर हम आगे कहीं भी इसको देखें तो आपको वो समझ आना चाहिए कि यूरी का मतलब क्या है, स्टेनो का मतलब क्या है। यूरी का मतलब है कि ब्रॉड रेंज, बहुत मतलब कि अगर मान लो कि किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, मान लो हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, तो अगर ये ऑर्गेनिज्म कहीं और जाता है जहां का टेम्परेचर कम है, थोड़ा सा मान लो 32 डिग्री सेल्सियस हो गया या 22 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो इसकी बॉडी पे उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, ये टॉलरेट कर लेगा वहां पे, मतलब कि थोड़ा अपने लिए बर्दाश्त कर सकता है ये। तो जो भी ऑर्गेनिज्म या जीव एक लंबा रेंज या फिर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस को टॉलरेट कर सकते हैं या टॉलरेट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, यूरीथर्मल बोलते हैं। तो यहाँ क्या देखोगे कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस क्या कर रहे हैं, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस को क्या करेंगे, टॉलरेट करेंगे। टॉलरेट का मतलब हो गया मान लो बर्दाश्त कर सकते हैं, वहां पे जिंदा रहेंगे। तो वैसे ऑर्गेनिज्म क्या बोलोगे, यूरी थर्मल। थर्मल का मतलब तापमान, यूरी का मतलब वाइड रेंज। मतलब कि अगर कोई 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर है, थोड़ा सा कम ऊपर या होगा तो ये ऑर्गेनिज्म को ज्यादा इनके ऊपर गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा, एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा, ये जिंदा रह सकते हैं। स्टीनोथर्मल का मतलब क्या होता है, स्टीनो का मतलब है नैरो,
मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो ये अपने आप को सर्वाइव नहीं करा पाएंगे, टॉलरेट नहीं करा पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, इसी को क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। मतलब जैसे ज्यादा टेम्परेचर में हेरफेर हुआ तो ये ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रहेंगे। तो स्टीनोथर्मल अच्छा है या यूरिथर्मल, कमेंट सेक्शन में बताना कि हम लोग क्या है, यूरिथर्मल है या स्टीनोथर्मल है। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि कौन से हम लोग जो है, तो हम क्या वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में जिंदा रह जाएंगे या स्टीनोथर्मल की तरह बिहेव करते हैं। तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। तो टेम्परेचर के बारे में सिर्फ इतना ही जानना है कि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। कहीं के भी वेजिटेशन पे इसका बहुत बड़ा रोल होता है कि किस टाइप का वेजिटेशन यहाँ होगा। इसके अलावा टेम्परेचर के बेसिस पे दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक को हम बोलते हैं यूरिथर्मल ऑर्गेनिज्म और दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है उसको बोलते हैं स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म। तो इतना हमने देख लिया टेम्परेचर के बारे में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर दूं। यस, चलिए मैं इसे अब इरेज कर रही हूँ। अब हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में कि वाटर का क्या रोल है। देखो आपको ये पता है ना कि वाटर ही डिसाइड करता है कि किस जगह कैसा वेजिटेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमारा अर्थ है पूरा, थोड़ा सा और इसको मैं डीप करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अर्थ है तो हमारी पृथ्वी को जो रेखा बीच से विभाजित करती है उसको हम इक्वेटर बोलते हैं या फिर भूमध्य रेखा बोलते हैं, इक्वेटर। इसी के पास 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे एक लाइन होती है जिसको कि ऊपर वाले को आप बोलोगे कर्क रेखा और नीचे वाले को मकर रेखा, ऐसे हम सब जानते हैं। फिर इधर से और भी लाइन ऐसे बनी होती है, सब की सब काल्पनिक रेखाएं हैं। तो जो इक्वेटर के आसपास जीव होते हैं वहां पे अच्छी खासी प्रकाश पड़ता है, अच्छा खासा टेम्परेचर होता है, अच्छी खासी बारिश होती है वहां पे। तो यहाँ का जो वेजिटेशन होता है बेटा वो बहुत अच्छा होता है। तो इक्वेटर पे कोई भी वेजिटेशन बहुत अच्छा होता है। वेजिटेशन का मतलब वनस्पति बहुत अच्छा होगा। इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर जाइए आप, ऊपर यहाँ तक 23.5 और नीचे 23.5, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक रीजन या फिर ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन में भी हमें अच्छा खासा वेजिटेशन देखने को मिलता है क्योंकि ये इक्वेटर के पास ही एकदम है। तो यहाँ भी हमारा जो वेजिटेशन होगा वो कैसा होगा, अच्छा होगा। अब यहाँ से ही आपको मैं बता रही हूँ कि एबायोटिक फैक्टर्स का कितना रोल होता है। एबायोटिक का मतलब इक्वेटर पे अच्छी खासी लाइट पड़ रही है, लाइट ज्यादा है, पानी क्या होगा, इवापोरेट होकर तापमान से ऊपर होगा, फिर वहां बारिश भी अच्छी होगी। तो बारिश है तो पानी भी अच्छा है, तो वहां वेजिटेशन भी अच्छा हो रहा है। अगर पेड़ पौधे ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे, वेजिटेशन अच्छा है, तो जो उनको खा रहे हैं ऑर्गेनिज्म उसमें भी वेराइटीज देखने को मिलेंगी। तो ट्रॉपिकल रीजन में हमको वेजिटेशन अच्छा मिलता है। ऊपर वाला ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं टेम्परेट रीजन। थोड़ा सा इससे ठंडा होगा ना, क्योंकि जो जो हम इक्वेटर से दूर जाएंगे ठंडी बढ़ती जाएगी। तो इस रीजन को आप बोल देते हो टेम्परेट रीजन। और यहाँ पे जैसे आप ऊपर जाओगे वेजिटेशन का जो डाइवर्सिटी है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो कुल मिला के हमने ये सीखा कि वाटर जो है सब, ये भी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि कहीं का वेजिटेशन या वहां की वनस्पति या जीवों का जो वैरायटी है वो कैसी होगी। तो पहली लाइन यहाँ लिखोगे आप, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर वाटर रहेगा तभी तो रूट जो है वाटर को ले जाएगी, फोटोसिंथेसिस करेगी, खाना बनाएगी, खाना के बाद उस प्लांट का अच्छा सा डेवलपमेंट होगा, उस प्लांट को कोई एनिमल खाएगा, एनिमल को फर्दर कोई और एनिमल खाएगा और ऐसे ही हमारा इकोसिस्टम स्टेबल बना रहेगा। तो वाटर हमारा क्या है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसके अलावा अगर कहीं वाटर की कमी है तो ऑर्गेनिज्म जो है उनका जो बिहेवियर है वो बदल जाएगा इन कंपेयर टू दोज जो कि पानी में ही रहते हैं। ये तो हमें पता है। मगर क्या कभी ऐसा होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि पानी में ही रहते हैं, ऑर्गेनिज्म जो कहाँ रह रहे हैं, पानी में ही रह रहे हैं, मगर फिर भी उनको पानी की जो कमी है वो महसूस हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर जो हमारा है बेटा, सिर्फ वाटर H2O ही नहीं है, उसका कुछ केमिकल, उसमें कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं प्रेजेंट। मतलब कि वाटर हमारा, उसमें केमिकल्स का जो कंस्टिट्यूएंट है वो तो सही है ना, ये भी डिपेंड करता है।
दूसरा उस वाटर में कितना सॉल्ट मिला हुआ है, ये भी डिपेंड करता है कि उस वाटर में जो रहने वाले जीव हैं वो कैसे होंगे, सॉल्ट भी होना चाहिए उसमें। तो तीसरा क्या है, वाटर का पीएच कैसा है, ये भी बताता है कि अगर पीएच सही है तो ऑर्गेनिज्म का जो बिहेवियर है वो भी सही रहेगा। पीएच या सॉल्ट कंसंट्रेशन हो गया या उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया, कुछ भी अगर बदलेगा तो जो ऑर्गेनिज्म वाटर में रहते हैं उनके रहने का या उनके बिहेवियर में भी चेंज आ जाएगा। तो यही हमें जानना है वाटर के बारे में कि वाटर जो एबायोटिक फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा वाटर पे भी हम देखते हैं कि अगर वाटर में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन या वाटर की पीएच वैल्यू चेंज होती है तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। इससे क्वेश्चन आता है कि मान लो कोई एक मछली है जो कि फ्रेश वाटर में रहती थी, इस फ्रेश वाटर वाली मछली को अगर आप निकाल के किसी ऐसे समुद्र में रख दीजिए जो कि क्या है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन जिसमें ज्यादा है, ये फ्रेश वाटर था, ये क्वेश्चन आता है बेटा तो क्या होगा। फ्रेश वाटर में ये मछली बड़ी खुशी खुशी रह रही थी, ठीक है, इस मछली को आपने यहां से तालाब से निकाल के किसी समुद्र में डाल दिया, सी वाटर है ये, तो ये बताओ खारा पानी समुद्र का होता है कि फ्रेश वाटर में होगा, खारा पानी तो इसका होगा ना, सैलिनिटी ज्यादा होगी, सैलिनिटी का मतलब है सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसमें। तो यहाँ देखो इस फिश के बॉडी में अपना तो कुछ सॉल्ट होगा ना इसका, तो उसको हम बोलते हैं 20 ppm, मान लो इसके बॉडी में सॉल्ट का कंसंट्रेशन है, ये सिर्फ मानने के लिए बता रही हूँ। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, इसी में नापते हैं हम सॉल्ट को। तो मछली की बॉडी है, फिश के बॉडी में जो इसका सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो मान लीजिए 20 ppm है, 20 पार्ट्स पर मिलियन में है। क्योंकि ये फ्रेश वाटर में रह रही है तो फ्रेश वाटर में सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम होता है, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि फ्रेश वाटर में ये 5 ppm होता है, मतलब कि 5 पार्ट्स पर मिलियन, इतने में बस 5 ही होता है क्या, सॉल्ट का कंसंट्रेशन। तो हमने ये देखा कि जब मछली फ्रेश वाटर में थी तो बॉडी में सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा था इन कंपेयर टू जिस पानी में वो रह रही है। यही मछली को आपने डाला है ना, तो इसके बॉडी में तो 20 ppm ही रहेगा, मगर क्योंकि ये समुद्र का पानी है तो ये खारा होता है, तो इसकी जो सैलिनिटी है वो 30 से लेके 35 ppm तक होती है। देखो कितना चेंजेस आ गए यहाँ पे, वाटर सेम था ना, कहने को वाटर है, इधर का मैं इरेज कर रही हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए था। देखिए मछली फ्रेश वाटर में है 20 ppm, पानी का है सॉल्ट कंसंट्रेशन 5 ppm। तो हमने पढ़ा है कि कुछ भी अगर ज्यादा होता है तो वो कम की तरफ मूवमेंट करता है, ये हमने पढ़ा है ना, ऑस्मोसिस पढ़ा होगा, डिफ्यूजन पढ़ा होगा। इसमें कुछ भी सॉल्वेंट सॉल्यूशन नहीं याद करना, सिर्फ ये याद करना जो चीज ज्यादा है वो जहां कम अगर उसको आसपास कुछ दिखेगा तो उसके तरफ मूव करेगी। तो सॉल्ट कहाँ ज्यादा है, 20 ppm यहाँ है, 5 ppm यहाँ है। तो अगर मैं देखूं तो सॉल्ट का मूवमेंट इस मछली के बॉडी से किधर हो रहा होगा, इधर से सॉल्ट निकल रहा होगा ना, सॉल्ट का मूवमेंट मछली के बॉडी से पानी में हो रहा होगा। बट फर्दर जो पानी है, पानी यहाँ फ्रेश वाटर है, मछली के बॉडी में तो कंसंट्रेटेड वाटर होगा क्योंकि इसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो यहाँ से जो पानी होगी वो इंटर करना चाहेगी कहाँ, मछली के बॉडी में। ये ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट है ये। क्योंकि पानी यहाँ कंसंट्रेटेड नहीं था, डाइल्यूट था, तो डाइल्यूट वाटर है तो कंसंट्रेटेड वाटर की तरफ जाएगा। तो पानी ज्यादा यहाँ पे क्या था, साफ सुथरा है, सॉल्ट कम है, तो ये पानी सोचेगा कि मछली के बॉडी में मैं चला जाऊं क्योंकि यहाँ सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, पानी कम होगा तो मैं अंदर जाऊं। और सॉल्ट ये सोचेगा कि मैं यहाँ ज्यादा हूँ, इधर सॉल्ट कम है, तो सॉल्ट बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अल्टीमेट अगर ये मछली अपने बॉडी को रेगुलेट ना करे तो इस मछली का शरीर तो फूल जाएगा पूरा, क्योंकि पानी अंदर जा रहा है, सॉल्ट बाहर आ रहा है। मगर ये मछली अपनी बॉडी में कुछ ऐसे फंक्शंस रखती है जिससे कि ये अपनी बॉडी को बचा के रखे फूल के बर्स्ट होने से, फटने से। ये क्या करती है, ये बहुत ज्यादा यूरिन करेगी। क्यों यूरिन कर रही है ये, क्योंकि पानी बाहर से मछली की बॉडी में जा रहा है, तो मछली इसको यूरिन के थ्रू बाहर निकालेगी। लॉट्स ऑफ यूरिन, बहुत ज्यादा यूरिन सेक्रेट करेगी। तो इसने पानी को तो बैलेंस कर लिया, जो सॉल्ट बाहर जा रहा था उसको कैसे बैलेंस करें। मछली के पास एक सेल होता है जिसका नाम है आयोनोसाइट। ये जो सेल है बेटा
वो बाहर से कुछ आयंस जो बाहर प्रेजेंट हैं उनको इसी के थ्रू मछली के बॉडी में डालने का काम करेगा। तो कुछ सॉल्ट इसके बॉडी से निकल रहा है और कुछ आयनोसाइड के थ्रू अंदर आ रहा है। सॉल्ट का बैलेंस हो गया। यहाँ पानी अंदर जो जा रहा था तो मछली ने क्या किया कि मैं यूरिन ज्यादा करूंगी, तो यूरिन के सेक्रेशन से अपने यहाँ जो वाटर का बैलेंस है उसको मेंटेन रखा और इस तरीके से फ्रेश वाटर में ये आराम से जी रही है। आपने इसको निकाल के एक समुद्र के वाटर में डाल दिया। यहाँ पे देखो क्या होगा, अब ये 20 कम हो गया ना 30 से, तो यहाँ सॉल्ट कहेगा कि मैं भाई अंदर की तरफ आऊंगा। सॉल्ट जब अंदर की तरफ आएगा तो क्या होगा, अब तो मछली जानती ही नहीं थी कि सॉल्ट आयनोसाइड से भी आता था और इधर से भी आ रहा है। अब ये मछली समझ ही नहीं पाएगी कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि इसने सीखा है कि मुझे यूरिन ज्यादा यहाँ से क्लीन करना है क्योंकि पानी ज्यादा आता है बॉडी में, और आपने पूरा बिहेवियर बदल के उसको समुद्र के वाटर में डाल दिया। तो यहाँ इस मछली का जो आयनिक कंसंट्रेशन है, आयन का कंसंट्रेशन जो इसके बॉडी में था वो बिगड़ जाएगा। तो इससे इस मछली की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। अगर आपके क्वेश्चंस आए कि क्या होगा जब एक फ्रेश वाटर फिश को हम सी वाटर में डाल दें या फिर किसी ताजे जल की पानी को हम समुद्री जल में डाल दें तो उसके साथ क्या होगा, तो आप सिंपल सा आंसर रखोगे कि जब हम किसी ताजे जल की मछली को समुद्र के जल में डालते हैं तो उस मछली के शरीर के अंदर उसके जो आयंस हैं उनका कंसंट्रेशन या सांद्रता बिगड़ जाती है और इसका सांद्रता के बिगड़ने के कारण उस मछली की डेथ हो सकती है। ये डायग्राम आप बना सकते हो कि ये मछली अपने शरीर में ताजे जल में रखने के लिए अनुकूलित की थी अपने शरीर को, जैसे कि कुछ इसमें आयनोसाइड सेल होते हैं जो आयंस को अंदर लाते हैं। मछली ज्यादा यूरिन सेक्रेट करती थी जिससे कि एक्स्ट्रा वाटर को वो रेगुलेट करे, मगर जब ये जाती है खारे जल के पानी में तो ये रेगुलेशन जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है और मछली की क्या होती है, डेथ हो जाती है। तो हमने देखा कि वाटर का कितना ज्यादा रोल है, कि वाटर की क्वालिटी कैसी है ये भी डिपेंड करती है किसी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए या उसके जिंदा रहने के लिए। तो एक बार आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि आप ये बनाओगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर हम लाइव पे बढ़ते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा लाइट के बारे में देख लेते हैं कि लाइट का भाई क्या रोल है, लाइट क्या रोल प्ले करता है। तो सिंपल सी बात है, ये तो हर एक बच्चे को पता होगा कि लाइट से फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा तो प्लांट नहीं रहेंगे, अगर प्लांट नहीं रहेंगे तो जो प्लांट को खाते हैं वो नहीं रहेंगे और अल्टीमेट करके हम लाइफ को ही इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो लाइट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि वो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। दूसरा फोटो पीरियोडिज्म, ये भी एक टर्म आता है, पीरियोडिज्म। फोटो का मतलब है बेटा लाइट और पीरियोडिज्म का मतलब होता है ड्यूरेशन, मतलब समय। कि हर प्लांट को खिलने के लिए, उसमें जो फ्लावर है उसके खिलने के लिए कितना लाइट चाहिए वो पहले से डिसाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल सूरजमुखी का प्लांट देखो, वो सन की तरफ मूव होता रहता है। इसी तरीके से कुछ प्लांट ऐसे हैं जो सिर्फ जाड़े के दिनों में ही उसमें फ्लावरिंग होती है, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें गर्मी के दिनों में फ्लावरिंग होती है। तो ये जाड़े और गर्मी का जो दिन होता है ये यही बताता है कि अगर किसी प्लांट को ज्यादा लाइट चाहिए फ्लावरिंग के लिए तो वो किस दिन में आएगा, गर्मी के दिन में आएगा। डे लेंथ ज्यादा होती है ना। कोई ऐसा प्लांट है जो कम लाइट पे ही कहता है कि चलो 8 घंटे से कम लाइट मुझे अगर मिल गई तो मैं फ्लावरिंग कर लूंगा, तो वो आ जाएगा शॉर्ट डे प्लांट में। तो फोटो पीरियोडिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट डिसाइड करता है कि फ्लावर कब आएंगे, तो हम इसको बोल सकते हैं कि फोटो पीरियोडिज्म के लिए लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसी के बेसिस पे हम 3 तरीके के प्लांट देखते हैं। एक होता है लॉन्ग डे प्लांट, मतलब कि इनको किसी पर्टिकुलर अमाउंट को बोल देंगे कि भाई मुझे 12 घंटे से ज्यादा लाइट दोगे तभी मेरी फ्लावरिंग होगी, तो उनको आप बोल देते हो कि तुम लॉन्ग डे प्लांट हो, तुमको ज्यादा लाइट चाहिए। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, मुझे 12 घंटे से कम भी मिलेगा तो मैं फ्लावरिंग कर लूंगा, तो उनको आप क्या बोलोगे, उनको बोलोगे शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट हो जाते हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो बोलते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितनी लाइटिंग हो रही है, मैं खिल जाऊंगा अपना वैसे ही, तो उसको बोलोगे डे न्यूट्रल प्लांट। तो फिलहाल आप बस नाम याद करना, आप लिख सकते हो कि लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके अलावा फोटो पीरियोडिज्म में भी इसका रोल होता है।
फोटोपीरियोडिज्म के आधार पे हम पौधों को 3 भागों में बांटते हैं। एक कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको कि लॉन्ग डे प्लांट बोला जाता है, ज्यादा लाइट की जरूरत होती है, किसी को कम लाइट की जरूरत होती है, और कोई डे न्यूट्रल कहलाते हैं, मतलब न्यूट्रल है, इतना ये नहीं है कि मुझे 8 घंटा दो या 12 घंटा दो, ये वैसे भी खिल जाएंगे। तो हमने ये लाइट को देख लिया। यहीं पे सॉइल समझ जाओ कि सॉइल भी तो डिपेंड करता है, प्लांट का जो रूट है वो सॉइल में ही रहता है, तो सॉइल में किस टाइप के मिनरल्स हैं ये भी डिसाइड करते हैं कि वहां पे वेजिटेशन कैसा होगा। देखे हो ना, कहीं बंजर जमीन होती है, वहां कितना भी कुछ कर लो फसल ही नहीं उगेगी, तो मिनरल्स कैसे हैं वहां पे, सॉइल के जो पार्टिकल हैं उस पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है उसकी, सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है, ये भी बताती है कि हमारा जो वेजिटेशन है वो कैसा होगा। तो ये हमने टोटल देख लिया एबायोटिक फैक्टर के बारे में, जिसमें कि वाटर को आपने समझा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो क्या था, टेम्परेचर को आपने देखा था। तो टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद वाटर, फिर लाइट, फिर सॉइल। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए अभी हमने देखा कि एबायोटिक फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। अब अगर ये एबायोटिक फैक्टर हैं तो ऑर्गेनिज्म इन फैक्टर्स से अपने आप को इसमें कोप अप कराने के लिए या फिर इस फैक्टर को कैसे फेस करना है, अपने बॉडी में कुछ चेंजेस भी तो लाते होंगे। तो क्या रिस्पॉन्स करता है ऑर्गेनिज्म, मतलब रिस्पॉन्स क्या है उसका किसके लिए, एबायोटिक फैक्टर के लिए, हम उसको भी स्टडी करें। सो रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर, जो भी एबायोटिक फैक्टर है उसके प्रति किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या रिस्पॉन्स बनता है उसको हमें पढ़ना है। तो इसको हम 4 हेडिंग में पढ़ेंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं, मान लो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है और वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, जब तक गर्मी हो रही है जितने दिन तक गर्मी है उतने दिन तक वो कहते हैं मैं सोता ही रहूंगा, जब गर्मी का सीजन खत्म हो जाएगा फिर मैं अपनी नींद को तोड़ के उठूंगा। कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनको सर्दी बर्दाश्त नहीं होती है, वो सर्दी के पूरे टाइम सोते रहते हैं। जैसे मान लो कुछ ऑर्गेनिज्म तो ऐसे हैं जो देखेंगे कि अच्छा पर्टिकुलर टाइम में यहाँ पे सर्दी पड़ रही है तो इस जगह को छोड़ के मैं कहीं और चला जाऊं, और जब यहाँ सर्दी खत्म हो जाएगी तो फिर मैं वापस लौट के अपनी जगह पे आ जाऊंगा। तो यही कुछ मैकेनिज्म है जिसको ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट करते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं एबायोटिक फैक्टर के अगेंस्ट। तो पहला तो ये होगा जिसको आप बोलोगे सस्पेंड, मतलब जो भी आप काम कर रहे थे, जब आपके जैसा मौसम या आपके अनुकूल या आपके अकॉर्डिंग नहीं वेदर हो रहा है तो सारे के सारे काम आपने बंद कर दिया, सस्पेंड कर दिया कुछ दिनों के लिए, तो उसको बोलोगे सस्पेंड करना, इसको बोलते हैं सस्पेंशन। ठीक है। दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, कहा कि अच्छा ये जगह अच्छी नहीं है तो इसको छोड़ के कुछ दिन के लिए कहीं और चले जाते हैं फिर वापस यहाँ आ जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं माइग्रेट करना या फिर माइग्रेशन। माइग्रेशन करना कुछ दिन के लिए टेम्परेरी बेसिस पे कहीं चले जाना, फिर जब एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट अच्छा हो जाए तो वापस लौट के आ जाना। तीसरा ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, रेगुलेट। कहीं नहीं आ जा पा रहे हैं, चलो भाई अपने ही बॉडी को रेगुलेट करें कि जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को ढाल ले, इसको बोलोगे रेगुलेशन। मतलब अपनी ही बॉडी में हम ये कहते हैं कि इन्वायरमेंट बदला है तो हम थोड़ा सा तो अपने अंदर क्या कर सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करके रेगुलेशन करके रहते हैं। कुछ क्या है कन्फॉर्मर, कन्फॉर्म करते हैं, इनका नाम होता है कन्फॉर्मर। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा कहेंगे कोई बात नहीं मेरे भी बॉडी का तापमान वैसे वैसे ही बढ़ेगा, और एक समय ऐसा आता है कि इतना ज्यादा वो इन्वायरमेंट को अपना मान लेते हैं कि इनकी डेथ हो जाती है। तो कन्फॉर्मर क्या है कि कोई रिस्क नहीं उठाना है, जो इन्वायरमेंट में हो रहा है वो मैं भी उसी के साथ चलूंगा। रेगुलेट वाला क्या करता है, इन्वायरमेंट में जैसे जैसे चेंजेस आएंगे तो ये सोचेगा मैं अपने बॉडी में अपना टेम्परेचर में मेंटेन रखा हूँ, इन्वायरमेंट को जो करना है करे, मेरा तो जैसा है वैसा ही रहेगा। माइग्रेट वाला क्या करता है, इन्वायरमेंट में कोई चेंज हो रहा है तो कुछ समय के लिए जब तक ये चेंज ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है ये कहीं और चला जाएगा, फिर जैसे इन्वायरमेंट इसके अनुकूल होगा या इसके अकॉर्डिंग सही होगा ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। सस्पेंड वाला क्या करता है, अपनी एक्टिविटी को जब तक इसको लगता है कि इस इन्वायरमेंट में मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा तो उस दिन तक अपनी एक्टिविटी को रोके रखेगा,
फिर जब मौसम अच्छा होगा तो अपनी एक्टिविटी को करना चालू कर देगा। तो 4 तरीके हैं जिससे आप रिस्पॉन्स करते हो एबायोटिक फैक्टर के अगेंस्ट। अब देखो, सस्पेंड करने में आप 3 तरीके से सस्पेंड कर सकते हो। एक तो आप, गर्मी बहुत ज्यादा है और गर्मी बहुत ज्यादा है, आपको गर्मी बर्दाश्त ही नहीं हो रही है, ये जनरली हम लोग नहीं करते हैं, छोटे माइक्रो जो छोटे जीव होते हैं जो वर्टिब्रेट वो करते हैं, तो वो गर्मियों में कुछ समय के लिए सो जाते हैं। उस फिनोमिना को जिसमें कि ऑर्गेनिज्म कुछ दिनों के लिए, अगर वो हॉट बहुत ज्यादा वेदर है गर्मी वाला, और उसमें वो अपने आप को क्या करे कि स्लीपिंग मोड में चला जाए लंबे समय के लिए, तो उसको आप बोलते हो एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब है समर स्लीप। समर स्लीप। अब मान लो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म तो ऐसे नहीं होंगे ना जिनको गर्मियों में ही बस बर्दाश्त नहीं होगी, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको ठंडी बर्दाश्त नहीं होती है, ठंडी के दिनों में भी, तो वो क्या करते हैं, हाइबरनेशन कर लेते हैं। हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लीप। विंटर में उन्हें एटमॉस्फेयर सही नहीं लगा कुछ दिनों के लिए, तो कुछ दिनों के लिए वो विंटर में क्या करेंगे कि हाइबरनेशन में चले जाएंगे, विंटर में वो सो जाते हैं। और इसी तरीके से कुछ है जिनको बोलते हैं डायपास, मतलब वो दोनों करेंगे। डायस्पास ये विंटर स्लीप और हाइबरनेशन दोनों करते हैं, मतलब कि अपनी जितनी भी एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उसको कुछ दिनों के लिए वो क्या करेंगे कि सस्पेंड करके रख देंगे कि कोई भी मेटाबॉलिज्म बॉडी में नहीं हो रहा है। ऐसा देखोगे तो लगेगा कि इनकी डेथ हो चुकी है, मगर वो रहते हैं जिंदा। तो हाइबरनेशन, एस्टिवेशन और डायपास 3 तरीके के जो ऐसे फिनोमिनन है जो कि ऑर्गेनिज्म करते हैं अपने आप को किसी भी एबायोटिक फैक्टर से बचाने के लिए, और ये तीनों के तीनों हम सस्पेंड या सस्पेंशन में पढ़ते हैं। ठीक है, मेढक ऐसा है जो एस्टिवेशन भी करता है और हाइबरनेशन भी करता है, मतलब वो इसमें भी सो सकता है, इसमें भी सो सकता है। वो जनरली रेनी सीजन जब होता है तब एक्टिव रहता है, क्योंकि रेनी सीजन उसका ब्रीडिंग सीजन होता है। माइग्रेशन में हमने देखा ये टेम्परेरी होता है, मतलब कुछ दिनों के लिए आप एक पर्टिकुलर जगह था यहाँ पे जहां आप रहते थे, यहाँ से कहीं और चले गए, और फिर जब यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग वेदर हो गया तो फिर आप वापस अपनी जगह पे लौट के आ गए, तो माइग्रेशन बोलते हैं इसको। रेगुलेट करना मैंने सिखाया कि इन्वायरमेंट का कंडीशन चाहे जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉडी इनकी हमेशा एक ही जैसे सिचुएशन में रहती है। इनको हम जनरली होम्योथर्म भी बोलते हैं, होम्योथर्म, क्योंकि ये एनर्जी खर्च करके अपने बॉडी का टेम्परेचर जैसा है वैसा ही मेंटेन रखते हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बाहर का इन्वायरमेंट कैसा है। अगर इनके बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो चाहे बाहर कुछ भी हो, वो 37 डिग्री सेल्सियस अपना मेंटेन करके रखने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए वो एनर्जी भी बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। जैसे है ना, पैसा है तो पैसा खर्च करके जैसा लाइफस्टाइल है वैसा मेंटेन करना, वही रेगुलेट का काम है। कन्फर्मर क्या करते हैं कि कन्फर्मर जैसे इन्वायरमेंट जो है उसका टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो इनके बॉडी का उसका भी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही बढ़ना शुरू कर देगा। तो मतलब जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंज आएगा उसी अकॉर्डिंग इनकी बॉडी का जो बिहेवियर है वो भी बदलता रहता है। तो ये पूरा हमने देखा रिस्पॉन्स कैसा होता है एबायोटिक फैक्टर का। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इरेज कर दूं इसको। यस, अब एक ग्राफ बनता है रिस्पॉन्स पे, वो वाला मैं बना देती हूँ और इसी के साथ लेक्चर को एंड करेंगे। देखिए एक ग्राफ आपकी एनसीईआरटी में दी गई है, वो वाला मैं आपको सिखा दूं। यहाँ पे मान लो यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस है, ये है एक्सटर्नल टेम्परेचर। एक्सटर्नल टेम्परेचर का मतलब है ये इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बदलता जा रहा है। पहले यहाँ मान लो -10 था, -20 था, -10 हो गया, 0 हो गया, 10, 20, 30, 40, 50, 60 डिग्री सेल्सियस में सारे के सारे टेम्परेचर मैंने लिखा है। इधर भी देखो -20, -10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एक्स एक्सिस है ये, और ये है वाई एक्सिस। ये बनाना मैं सिखा रही हूँ आपको, बोर्ड में भी ये बना के आना है ऐसे ही। जब भी आए कि क्या कैसे ऑर्गेनिज्म या जीव एबायोटिक फैक्टर के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं तो आपको ये बना देना है डायग्राम। एक एक्स एक्सिस बनाना,
जिसपे 0 से लेके 60 तक टेम्परेचर लिखना, माइनस से शुरू कर दोगे तो और अच्छा रहेगा। मैंने -20 से शुरू किया है, 10-10 का गैप लेके मैं लिखती गई हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है। अब देखो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो बाहर कितना भी टेम्परेचर बढ़ता जाए, 60, 70, 80 कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इनके इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर है। मतलब ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर का तापमान मैंने इस पे दिखाया है। वो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं बाहर कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बॉडी का टेम्परेचर एक जैसा ही रहेगा। एक जैसा यहाँ पे कैसा टेम्परेचर है, 37 डिग्री सेल्सियस मान लो ये था। तो यहाँ का टेम्परेचर चाहे जो भी हो, नीचे देख रहे हो ना बढ़ता जा रहा है, 30 है, 40 है, 50, 60, 70, 80 कुछ भी हो, इनके बॉडी का टेम्परेचर कहाँ पे है, 37 पे ही तो है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ऐसे बढ़ता जा रहा है कि यहाँ बढ़ा तो यहाँ बढ़ा। इन ऑर्गेनिज्म को आप क्या बोलोगे, यही ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं रेगुलेटर। रेगुलेटर का मतलब इसने अपनी बॉडी को रेगुलेट कर लिया है कि बाहर कुछ भी हो मेरे बॉडी का टेम्परेचर हमेशा सेम रहेगा, मैं कभी इसको बदलूंगा नहीं। और इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है, वो हम लोग हैं मैमल्स। मैमल्स ऐसा तो नहीं है कि कभी हम लोग जाते हैं पहाड़ों पे और थोड़ा सा ठंडा मौसम हो तो हम लोग एकदम हमारी बॉडी के अंदर भी बर्फ जमने लगती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। 37 डिग्री सेल्सियस हम अपना मेंटेन रखते हैं। मैमल्स हो गए, कुछ बर्ड्स होती हैं, कुछ नहीं सभी के सभी बर्ड्स होती हैं। बर्ड्स को जब भी आप पकड़ोगे तो वो गर्म ही लगेगी, क्योंकि मैमल्स और बर्ड दोनों ही वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है। रेगुलेटर को हम और एक नाम से जानते हैं जिसको हमने लिखा होम्योथर्म्स। होम्योथर्म्स टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है अपने, होम्योथर्म्स बोलते हैं इसको। अब मान लो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसको हमने देखा कि जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे उसके बॉडी का भी बढ़ रहा है। यहाँ -10 था, इसका बॉडी भी कैसे हो गया, -10 हो गया। जब यहाँ 0 पे आया इसका बॉडी भी कैसे हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। जब यहाँ 10 पे गया इसकी बॉडी का भी कैसे हो गया, देखो 10 डिग्री सेल्सियस हो गया ना। जैसे जैसे इधर का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है तो उसके बॉडी का भी टेम्परेचर वैसे वैसे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। थोड़ा सा ग्राफ मेरा टेढ़ा बन गया बट यस आप अच्छा बनाना। तो यहाँ देखो 60 डिग्री है तो इसके बॉडी का भी कहाँ पहुंच गया, 60 डिग्री पहुंच गया। ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम होता है कन्फॉर्मर। कन्फॉर्मर का मतलब है वो बेचारा कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, रेगुलेट नहीं कर पा रहा है। जैसे जैसे और बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके बॉडी में भी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और एक समय के बाद वो डेथ हो जाएगी। और यही ऑर्गेनिज्म क्या क्या कर सकते हैं, ये ऑर्गेनिज्म अपने आप को बाहर के तापमान से बचाने के लिए हाइबरनेशन करते हैं, नहीं तो क्या हो जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे। हाइबरनेशन करते हैं, एस्टिवेशन करते हैं। एस्टिवेशन करते हैं क्यों, क्योंकि इन्हें बचाना है अपने आप को, नहीं तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बॉडी का ही बाहर के साथ। एस्टिवेशन के अलावा यही माइग्रेट भी करते हैं, और माइग्रेट के अलावा यही और क्या कर सकते हैं, सस्पेंड भी करते हैं अपनी एक्टिविटी को। तो ये सारे के सारे काम कौन करता है, कन्फॉर्मर करता है। यही एडॉप्टेशन लाते हैं बिहेवियरल अपनी बॉडी में कि कुछ दिनों के लिए हम कुछ ऐसा कर लें कि इस तापमान से तो बचे रहें। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप बोलते हो कन्फॉर्मर। उदाहरण कौन सा है इसका, सभी के सभी प्लांट्स हो गए, ऑल प्लांट्स। देखते हो ना कि कुछ सीड है, अगर आप सीड रखे हो तो पर्टिकुलर सीजन में ही उसमें फल आएंगी, तो बाकी टाइम वो क्या कर रहा है, सीड सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, हाइबरनेशन पीरियड मान लो उसका। जैसे कि अगर मान लो गेहूं का आप बीज अपने घर रखो, मगर गेहूं को जब आप खेत में डालोगे तो वो अपने ही सीजन में गेहूं उसमें से आएगा। बाकी टाइम ऐसा नहीं है कि आप सीजन के अकॉर्डिंग ना डाल के कभी और गेहूं का चाहो कि हम प्लांट उगाएं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑल प्लांट्स और 99% जो हमारे एनिमल्स हैं वो कहाँ है, कन्फॉर्मर के एग्जाम्पल है। इसमें एनर्जी की उतनी जरूरत नहीं होती है, रेगुलेटर को एनर्जी की जरूरत होती है ना। देखो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं फिर से वो वही काम करते हैं, जैसे जैसे इनका टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है यहाँ का इनके बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब ये कन्फॉर्मर की तरह बिहेव कर रहे हैं। मगर कुछ समय के बाद उन्हें ये लगता है अब अगर मैंने अपने आप को रेगुलेट नहीं किया तो मेरी बॉडी हो जाएगी फ्राई और मैं फिर जिंदा नहीं बचूंगा। तो जैसे उन्हें ये एहसास होता है फिर से वो अपने आप को कैसा बिहेव कराने लगते हैं, रेगुलेटर के जैसा। तो कहने का मतलब है शुरुआत में तो कन्फर्मर के जैसे थे, जैसे बाहर का बढ़ रहा है तापमान इनके बॉडी का भी बढ़ रहा है, बाद में वो कैसा हो गया, रेगुलेटर के जैसे। तो इन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं पार्शियल
रेगुलेटर। मतलब कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये शुरू में बिहेव करेंगे कन्फॉर्मर की जैसे, मगर बाद में ये क्या हो जाते हैं कि अपने आप को रेगुलेटर की जैसे बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो इनकी बॉडी आफ्टर सम टाइम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स देते हैं एबायोटिक फैक्टर को। तो 3 तरीके के हमने देखे ऑर्गेनिज्म इसी में। एक तो है रेगुलेटर, जो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको, जैसे कि मैमल्स और बर्ड्स। एक है कन्फॉर्मर, जो कि कई सारे मैकेनिज्म बनाएंगे जिससे अपने आप को बचा सके। उदाहरण में देखा कि हाइबरनेशन करेंगे, ठंडी में सो जाएंगे, एस्टिवेशन करेंगे, गर्मी में सो जाएंगे, माइग्रेशन करेंगे, कुछ दिन के लिए कहीं चले जाएंगे, या फिर सस्पेंड हो जाएंगे, कहीं भी सोए पड़े रहेंगे। बरोइंग करते हैं, बिल बना के घुस जाना कहीं पे, ये काम भी वो करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कुछ समय के लिए तो रेगुलेटर की तरह काम करेंगे, आफ्टर सम टाइम कन्फर्मर की तरह काम करेंगे, बट जैसे इन्हें फील होगा कि भाई इससे ज्यादा नहीं बर्दाश्त होगा, अब तो एनर्जी खर्च करनी ही करनी है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि कंजूसी में रहना है, खाना अच्छा खाना ही नहीं है, मगर जब उन्हें ये लगता है कि अब तो हो गया हमको कोई बीमारी, तब बीमारी हो गई तो पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। तो सेम काम इनका है पार्शियल रेगुलेटर का। शुरू में वो कन्फर्मर की तरह बिहेव कर रहे हैं, बट जब एकदम जान पे आ गई है कि अब तो मर जाएंगे, फिर उन्होंने अपना एनर्जी खर्च करके अपने आप को रेगुलेटर की तरह बिहेव कराया। तो ये था पूरा लेक्चर एबायोटिक फैक्टर और उसके रिस्पॉन्सेस के लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे एडॉप्टेशन के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे के और भी वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू।